दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 65 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जोहानिसबर्ग में बापू के ऑफिस में 4 कारकुन होकर भी काम पूरा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने किसी स्थानीय व्यक्ति को नौकरी पर रखने का सोचा, लेकिन कोई भी गोरा काले के यहाँ नौकरी कैसे कर सकता था। फिर भी उन्होंने एजेंट से कहा कि यदि कोई तैयार हो तो मेरे ऑफिस में भेज दो। एजेंट को एक स्कॉच लड़की मिली जिसका नाम मिस डिक था। वो हाल ही में स्कॉटलैंड से आई थी। उसे एजेंट ने बापू के ऑफिस में काम करने के लिए भेज दिया और उसे उनके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कुछ ही दिनों में अपने काम और व्यवहार से बापू के मन में एक बेटी और बहन की जगह बना ली और बापू को अपने अंतर्मन की भी सारी बातें बताई। यहाँ तक कि अपने लिए जीवन साथी चुनने में भी उसने बापू की सलाह ली और एक पिता बनकर बापू को उसका कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन शादी के बाद उसको छोड़कर जाना पड़ा। अब भी बापू को एक लघु लेखन शॉर्ट हैंड राइटर की ज़रूरत थी। इसलिए मिस्टर कैलन बैक ने मिस श्लेषिन को भेजा। ये 17 साल की लड़की थी। उसने काफ़ी दिनों तक बापू के ऑफिस में काम किया और बापू का विश्वास जीता। यहाँ तक कि जब बापू जेल में थे तब ऑफिस, सत्याग्रह, इंडियन ओपिनियन के सारे काम, साथ ही लाखों पाउंड का हिसाब किताब उसने अत्यंत मेहनत से देखा। गोखले जी बापू के सभी सहयोगियों से परिचय कर लेते थे। उन्होंने श्लेषिन के बारे में लिखा, इतनी कर्तव्यपरायणा, स्वार्थ त्याग, पवित्रता और निर्भयता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मेरे विचार में आपके सभी सहकारियों में मिस श्लेषिन का स्थान सर्वोच्च है। और अब आगे इंडियन ओपिनियन। अभी कई और यूरोपियन के साथ निकट संबंध का वर्णन करना है, पर उसके पहले 2-3 बातें जरूरी है। एक परिचय यहीं दे देता हूँ। मिस डिक को रखने से ही मेरे काम होने वाला नहीं थे। मिस्टर रिच के बारे में मैंने पहले लिखा है। उनका मेरा अच्छा परिचय था। वे एक व्यापारिक संस्था में मुनीम थे। वहाँ से निकलकर मेरे साथ काम करने का मैंने उन्हें सूचित किया। यह उनको पसंद आया और वे मेरे साथ काम करने आ गए और मेरा काम का बोझ कुछ कम हुआ। इसी दरमियान मदनजीत जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित करने का विचार किया, जिसके लिए उन्होंने मेरी मदद और सलाह मांगी। वो छापा खाना चलाते थे। समाचार पत्र प्रकाशित करने की योजना में मैं शामिल हो गया। मनसुख लाल नाजर संपादक थे, पर वास्तव में संपादक पद का सारा बोझा मुझ पर पड़ा। मेरे नसीब में हमेशा दूर से ही समाचार पत्र चलाने के अवसर आए हैं। मनसुख लाल नाजर संपादक पद का निर्वहन नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था। उन्हें हिंदुस्तान में इसका बहुत अनुभव था, पर दक्षिण अफ्रीका के विवादों पर मेरे होते हुए उन्हें लिखने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरी विवेक शक्ति पर उनको पूरा भरोसा था। इसलिए जिन जिन विषयों पर लिखना होता था उसकी जवाबदारी मुझ पर पड़ी। इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1904 में हुई। ये समाचार पत्र साप्ताहिक था और आज भी वैसे ही है। इसका प्रकाशन हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में होता था। पर मैंने देखा
कि इसके हिंदी और तमिल संस्करण का कोई उपयोग नहीं था, अतः उसे बंद कर दिया। इस समाचार पत्र में मुझे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, पर थोड़े ही समय में मुझे समझ में आया कि मेरे पैसा लगाए बिना इसका चलना असंभव था। मैं समाचार पत्र का संपादक नहीं था, फिर भी इसके लेखों की जवाबदारी मेरी थी। इसकी जानकारी हिंदी और गोरे लोगों को थी। समाचार पत्र निकाला ही नहीं होता तो अच्छा होता, पर एक बार निकाल कर बंद करना ठीक नहीं, ऐसा मुझे लगता था। मैं उसमें पैसे लगाता गया और आखिर में ऐसी अवस्था आई कि मेरी सारी बचत उसमें खर्च होने लगी और मुझे महीने के 75 पाउंड भेजने पड़ते थे। पर इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस समाचार ने लोगों की अच्छी सेवा की है। इस समाचार पत्र ने लोगों की अच्छी सेवा की है और इससे पैसे कमाने का उद्देश्य किसी का भी नहीं था। जब तक इंडियन ओपिनियन मेरे नियंत्रण में था, तब तक उसके सारे परिवर्तन मेरे जीवन के परिवर्तनों के सूचक हैं, द्योतक हैं। जिस तरह से यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवन के किसी भाग के सार है, उसी तरह इंडियन ओपिनियन का भी था, जिसमें मैं हर हफ्ते अपनी आत्मा समर्पित करता था और सत्याग्रह के बारे में लिखा करता था। मेरा जेल का समय छोड़कर 10 साल अर्थात 1914 तक इंडियन ओपिनियन का एक भी अंक ऐसा नहीं था जिसमें मेरा लेख ना छपा हो। इसमें मैंने एक भी शब्द बिना विचार और आकलन के अथवा किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा था, और मेरे लिए यह समाचार पत्र आत्मसंयम के अभ्यास का साधन था। आलोचकों को भी इस पर टीका करने का बहुत कम अवसर मिलता था और उन्हें बहुत सावधानी से इसके बारे में कलम चलानी पड़ती थी। इसके बिना सत्याग्रह का संघर्ष चलना असंभव था। वाचकों में इसके प्रति अपनापन था और इससे सत्याग्रह और दक्षिण अफ्रीका के लोगों की परिस्थिति की जानकारी भी मिलती थी। इस समाचार पत्र से मुझे समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी मुझे मिलती थी और रोज कई पत्र मुझे आते थे, जिनमें मीठे, कड़वे और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त होती थी। इन सब का जवाब मैं देता था। इससे मुझे संपादक पद क्या होता है उसकी जानकारी अच्छी मिली और समाज के लोगों पर मुझे जो नियंत्रण मिला, उससे आगे के संघर्ष को बल मिला। समाचार पत्र सेवा भाव से ही चलने चाहिए। यह इंडियन ओपिनियन के पहले महीने से ही मुझे समझ में आ गया था। समाचार पत्र एक महान शक्ति है, लेकिन इसमें लेखनी की गति पर नैतिकता का नियंत्रण होना जरूरी है, और यह नियंत्रण बाहर से न होकर अंदर से स्वतः हो तो अच्छा रहता है। अन्यथा पानी की धारा जैसे गांव के गांव डुबो देती है, वैसे ही लेखनी की निरंकुश गति हानि पहुंचा सकती है। इस विचारधारा से दुनिया के कितने ही समाचार पत्र टिक सकते हैं, पर निरुपयोगी समाचार पत्र बंद करने का अधिकार किसके पास है? उपयोगी और निरुपयोगी दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रत्येक ने अपने लिए चयन कर लेना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और इसके साथ ही अध्याय की समाप्ति होती है। अब आगे का अध्याय हम देखेंगे। इसमें एक जो मुख्य बात है वो ये है कि इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसमें प्रथमतः बापू ने एक लेखक की तरह से उसमें वो शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उसका सारा भार
उनके ऊपर ही आया और यहाँ तक कि पैसा भी उनको लगाना पड़ा अपना। और ये समाचार पत्र ने बहुत अच्छा काम दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के समय किया। और जैसा कि बापू ने लिखा है, अभी भी वो समाचार पत्र वहाँ चलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।